राधेपुर नाम के गांव में किशोर नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेशमा, बेटी कविता और बेटा गोपाल रहा करता था। किशोर की बहुत कम आय की वजह से घर में हमेशा तंगी लगी रहा करती थी और जहां ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी हो पाती थी, वहां ख्वाहिशों के बारे में तो सोचने से भी डर लगता है। अरे कविता, तू ऐसी क्या बैठी है? आज की रसोई नहीं बनानी? तेरे पिताजी आने ही वाले होंगे और अब तक खाने की कोई तैयारी नहीं हुई है। तुमसे जब तक बोलूं नहीं तब तक कोई काम नहीं करती। अरे माँ, आप इतनी चिंता मत करिए। सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है ना, तो मैंने दिन में ही थोड़ी ज़्यादा सब्जी बना लिया था। अभी बस रोटियाँ सेकनी बाकी है। ठंड भी कितनी बढ़ गई है। एक काम कर, आज तू जा, बिस्तर पर रजाई ओढ़कर बैठ, मैं रोटियां बना लेती हूँ। नहीं माँ, आज ठंड बहुत है, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप बैठिए, मैं बना लूंगी। कविता की बातें सुनकर उसकी माँ बेटी को प्यार भरी नजरों से देखती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी इस बेटी को मेरी और इस घर की कितनी चिंता रहती है। इस बच्ची ने जीवन भर दुख देखा है। अब बस ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बेटी की शादी किसी राजा के घर हो जाए, उसे अपने ससुराल में इतना सुख मिले कि वो अपने मायके के सारे दुख भूल जाए। रेशम जी ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई होती है कि तभी किशोर घर में आता है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान कहाँ हो भाई? जी भीतर ही हूँ, आ जाइए। आंगन में इतनी ठंड है कि हिम्मत ही नहीं हो रही। किशोर कांपते हुए कमरे में जाता है। कमरे में चूल्हा जल रहा होता है और इस वजह से कमरा गर्म हवाओं से भरा होता है। आहा, बाप रे, ठंड इतनी बढ़ गई है कि क्या ही बताऊं। कपकपी है, कपकपी। सच कहा आपने। और देखिए ना, इसको मैं इतना बोल रही कि रजाई ओढ़कर बैठ, मैं रोटियां बना लूंगी। हट जा बेटा, माँ कर लेगी। हट हट बेटा, हट जा, मैं बनाती हूँ। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे आप लोगों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि पूरा दिन तो आप काम करती ही हो, अब आराम करो। सच में तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। कविता गरम गरम रोटियां बनाती है और फिर सब खाना खाते हैं। फिर सब सो जाते हैं। सुबह सुबह रेशमा जी आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं। किशोर अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कविता की बचपन की सहेली सुरभि वहां आती है। नमस्ते काकी जी। अरे सुरभि बेटा, सवेरे सवेरे यहाँ, कुछ काम था क्या? जी वो कविता तो अंदर है। देखना कब से रजाई में दुबकी हुई है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। जा मिल ले अंदर ही, ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ। जी जल्दी आइएगा, ठंड बढ़ गई है आज से। शाम होते होते घर आ जाइएगा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, आ जाऊंगा। कविता उठना अब। क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई है जो ऐसे इतनी ठंड में तो सुबह सुबह घर आ गई? अरे क्या सुबह सुबह घर आ गई? तेरे लिए है ये एकदम सुबह। बाकी गांव वाले तो कब के जाग चुके और अपना आधा दिन बिता चुके हैं। हाँ ठीक है। अरे उठ ना। क्या है ऐसी कौन सी बात है जो मेरे रजाई में होने से नहीं हो पाती? बोल। अरे खबर ही कुछ ऐसी है। पता है, मेरे घर मेरी शादी की बात चल रही है। क्या बात कर रही है? सच में? अरे और क्या, पता है पिताजी बता रहे थे माँ को कि परिवार शहर के मशहूर व्यापारी हैं, बहुत बड़े लोग हैं। अरे वाह, तेरी तो किस्मत खुल रही। अब तो शहर में पूरे ठाठ से रहेगी, जैसा फिल्मों में रहते हैं ना। और क्या, हमारी तो सच में बहुत ही अच्छी किस्मत है।
मायके में तो सुख हुआ ही, ससुराल में भी 4 गुना ज्यादा सुख होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी। कविता सुरभि की शादी की बात सुनकर अपने ही ख्याल में खो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मेरी ये सहेह भी छूट जाएगी। अब मैं इस गांव में अकेले बच जाऊंगी। इसका नसीब कितना अच्छा है, इसको अपने जीवन में कितना सुख मिल रहा है। काश मेरी भी शादी किसी अमीर घर में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे सारे शौक पूरे होंगे वहां। कविता भी इतना सोच ही रही होती है कि इतने में उसकी माँ अंदर आती है। अरे कविता, उठ अब। बाप रे, इतना देर हो गया और ये लड़की अभी तक रजाई तानी सो रही। कविता उठकर तैयार होने जाने लगती है। कविता के मन में पहली बार अपनी शादी को लेकर ख्वाहिश जगी थी। वो ख्वाहिश जो हर गरीब बेटी के दिल में चुपचाप पलती है। काश कोई ऐसा घर मिले जहां दुख का नाम ना हो। शहर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था सेठ महेश चंद्र। वही सेठ जिसके बेटे नरेन की शादी का रिश्ता ढूंढा जा रहा था। कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन सेठ जी का मन कहीं नहीं टिका। तभी वहां उनके मुनीम हरिहर आते हैं। हरिहर किशोर का एक पुराना दोस्त था। दोनों कभी साथ खेतों में काम करते थे। वक्त बदला, हरिहर शहर चला गया। आज हरिहर शहर के बड़े व्यापारी सेठ महेश चंद्र के यहाँ पिछले 15 साल से मुनीम के तौर पर काम करता था। सेठ को अपने बेटे की शादी के लिए परेशान होते देख पूछते हैं, क्या बात है सेठ जी, नरेन बेटे के लिए एक से एक रिश्ते आए, आपको कोई पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बात ये नहीं कि कोई पसंद नहीं आया। असल में मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इस बदलते दौर में भी अपने पुराने रीति रिवाजों को भी याद रखे, दौलत के नशे में चूर ना होकर परिवार के बारे में सोचे। सेठ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे पास एक ऐसी लड़की का रिश्ता है। लड़की बहुत ही संस्कारी और सरल है, परिवार भी बहुत सीधा, मेरे ही गांव का है, उसको बचपन से देखता आ रहा हूं। गरीब घर की लड़की होगी, हाँ, पर ईमानदारी में अमीर है। नरेन क्या कहेगा? एक बार देख लीजिए, नुकसान नहीं होगा। कल चलकर लड़की देख लीजिए, फिर बेटे से बात करके ही शादी के लिए भरिएगा। नहीं नहीं, ऐसे किसी की बेटी को देखकर रिश्ते के लिए ना करना सही नहीं होगा। मैं पहले अमित से बात करता हूं, अगर उसकी हाँ हुई तभी लड़की देखेंगे। इतने में नरेन वहां आता है। और सेठ जी ने तुरंत ही रिश्ते की बात करते हैं। मुझे दिखावे की शादी नहीं चाहिए पापा, आप कहते हैं तो देख लेते हैं। सेठ जी हरिहर पर भरोसा दिखाते हुए लड़की देखने को हामी भरते हैं। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो रिश्ता ले जाओ। मैं अपने दोस्त की बेटी के लिए गलत फैसला नहीं होने दूंगा, और आपके लिए मेरी वफादारी आप पिछले 15 सालों से देख रहे हैं। मुझे भरोसा है। हरिहर जब राधेपुर पहुंचा तो किशोर हैरान रह गया। अरे हरिहर, तू यहाँ? क्या बात है। अरे भाग्यवान, देखो कौन आया है। हाँ दोस्त, आज तेरे लिए किस्मत खुलने वाली बात करने आया हूँ। मतलब पोचरा देखो। पहले ये बता कि हमारी बिटिया कविता का तूने कहीं रिश्ता देखा है? अभी कहाँ भाई साहब, बिटिया ने पूरा जीवन हमारे साथ इस घर में गरीबी देखी है। अब मैं चाहती हूँ कि शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसको ये सब ना देखना पड़े। उसके सारे शौक और अरमान उस घर में पूरे हों। पर किसी अच्छे घर से रिश्ता जोड़ो तो दान दहेज पहले सोचना पड़ता है। मेरी तो इसी बात से चिंता बढ़ती रहती है। तो भाभी जी, समझ लो कि अपनी ये चिंता भी दूर हो गई। किशोर, भाभी जी, आप दोनों के लिए एक खुशी की बात है। मैं शहर में जिस व्यापारी के पास काम करता हूँ,
उनके बेटे नरेन का रिश्ता मैं अपनी कविता के लिए सोच रहा हूँ। इतने बड़े घर का रिश्ता सुनकर रेशमा और किशोर की आंखें फटी रह जाती हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। हमारी कविता सेठ के बेटे के साथ शादी, हमारी कविता की। पर हरिहर, तुम तो हमारी हालत से वाकिफ हो। हमारे जैसे लोग जिनके पास 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती, वो इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी, मैं तो सोच नहीं पा रहा। सच कहूँ तो मुझे घबराहट हो रही है। इतना बड़ा घर, वहाँ अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हुई, हम तो उनके सामने कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अरे भाई किशोर, मैं समझता हूँ कि एक बेटी का बाप किस तरह की चिंता में होता है जब उसको अपनी बेटी को विदा करना हो, और तेरी चिंता तो मैं और भी ज़्यादा समझ सकता हूँ। हम पड़ोसी बाद में और जिगरजान दोस्त पहले हैं। जिस तरह मेरे माता पिता के जाने के बाद काकी ने मुझे अपने बच्चे सा पाला, मैं वो सब भूल नहीं सकता। तेरी तो मुझे चिंता ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बेटी तेरी भी बेटी जैसी है और तू उसका भी वैसे ही ख्याल रखेगा। बात है कि सब कहते हैं कि अपनी बराबरी में ही रिश्ता करना चाहिए। थोड़े बहुत का फर्क रहता तो इतनी चिंता नहीं थी, पर यहाँ तो राजा भोज और गंगू टेली वाली बात है। बात बराबरी में रिश्ता करने की है ही नहीं, क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं, धरती पर तो बस मिलन होता है। और किशोर भाभी जी, आप आंख बंद करके भरोसा कीजिए, इस रिश्ते में जमानत मैं खुद हूँ। भाभी जी, ये रिश्ता पैसों से नहीं, विश्वास से जुड़ा है। हरिहर की बातें सुनकर किशोर और रेशमा समझ जाते हैं कि कविता के जीवन में सुख की बेला है। बात अमीरी और गरीबी की नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा की है। वो दोनों इस रिश्ते के लिए सहमति देते हैं, पर उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ बेटी का भविष्य तो दूसरी तरफ समाज का डर, और इस बीच उनका अपनी बेटी के लिए देखे हुए सपने। जी, सच बताइए, हम उस घर के काबिल हैं क्या? पता नहीं भाग्यवान, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आएगा। डर लग रहा है जी। अमीर लोग गरीब को जल्दी अपनाते नहीं। पर अगर बेटी की जिंदगी संवर जाए तो थोड़ा डर सह लेंगे। कविता चुपचाप आंगन के कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो? अगर मुझे वहां नौकर समझा गया तो? लेकिन अगर सच में मुझे प्यार मिला तो? गरीब बेटी सपने भी डर डर कर देखती है, पर हर लड़की की तरह उसके मन में भी प्यार और शादी को लेकर सुनहरे सपने होते हैं। देखते देखते कुछ समय बीतता है और एक बड़ी सी गाड़ी किशोर के घर के आगे आकर रुकती है। पूरे गांव में होर मच जाता है। गाड़ी से निकलते हैं सेठ महेश चंद्र, उनकी पत्नी कोकिला देवी और उनका बेटा नरेन। साथ ही उनके साथ था हरिहर। हाथ जोड़े किशोर और रेशमा उनका स्वागत करते हैं और सब घर के अंदर जाते हैं। अंदर सब बैठते हैं और उधर से सुरभि कविता को तैयार कर रही होती है। कविता के मन में उत्साह और घबराहट का एक संगम है जो वो शायद किसी से साझा नहीं कर सकती। कविता, आज तो तू बहुत खुश हो गई। अब तक पूरे गांव में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई जिसमें किसी की किस्मत इतनी बदल जाए। तू तो झोपड़ी से उठकर शीश महल में जाने वाली है। अरे, अभी शादी तय नहीं हुई, बस देखने आए हैं। पर मुझे पता है कि आंगन में बैठे नरेन बाबू को तो तूने अपना मान लिया है। कविता शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि नरेन को देखते ही कविता के दिल से ये आवाज आ चुकी है कि शायद ईश्वर ने इसी जोड़ी को बनाया है। यहाँ बात पैसों और दौलत की नहीं, लेकिन उस रिश्ते की है जिसे शायद स्वयं भगवान ने बनाया है, और यहाँ उसका मिलन होने वाला है। कविता अपने हल्के कदमों से आंगन में आती जहाँ सब बैठे होते हैं। नरेन की पहली नज़र जब कविता पर जाती है, तब से ही उसे ये एहसास हो जाता है कि यही वो लड़की है जिसे भगवान ने उसके जीवन में लिखी है। अंदर ही अंदर दोनों खुश हैं, राजी हैं।
आहा, कितनी सुंदर लड़की है, गुनी भी लगती है। बहन जी, मेरी बेटी है तो मैं तो तारीफ ही करूंगी, पर आप पूरे गांव पता कीजिए, कोई ऐसा नहीं जो मेरी के लिए कुछ बुरा बोले। काकी जी, मैं इसकी बचपन की सहेली हूँ, मैं इसको सबसे ज्यादा जानती हूँ, और मैं बोल रही कि कमियां तो सब में होती हैं, पर जो उस कमी को माने और उसे सुधारे, उससे बेहतर और कोई नहीं। मेरी ये सहेली हमेशा सबका आदर सम्मान करती है, और सबसे ऊपर कि अगर कोई कमी हो तो इसे वो सुधारने में देर नहीं लगती। भाई, इस बच्ची ने ये बात पते की बोली। कमी वाले इंसान में दिक्कत नहीं है, कमी ना मानने वाले में दिक्कत है। वरना हर इंसान को भगवान ने खूबी और कमी देकर ही भेजा है। बस उसे स्वीकार करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश ही असली इंसान की पहचान है। सब में ऐसी ही बातें होती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। गांव भर में कविता की किस्मत की लोग बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह एक अत्यंत गरीब लड़की शहर के सबसे अमीर घर की बहुरानी बनने वाली है। सुबह सुबह रेशम आंगन में झाड़ू लगा रही होती है और किशोर अपने काम के लिए निकल रहा होता है। दोनों के मन में एक अलग सी खुशी है कि उनका जीवन तो दुखों में बीत गया, पर अब उसकी बेटी का घराना अब बड़े लोगों की गिनती होगी। माँ, खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, मैं आती हूँ लेकर। अरे तू कहाँ जाएगी अब ये सब करने? रुक, मैं झाड़ू लगा के जाती हूँ। अरे माँ, ये सब करने की क्या बात है? क्या कुछ गलत है इसमें? हमेशा तो जाती ही हूँ। हमेशा जो होता आया है वो अब नहीं होगा बेटा। अब तू एक बड़े घर की बहुरानी बनने वाली है। कुछ महीने और, उसके बाद तो तेरे आगे पीछे नौकरों की टोली चलेगी। अपने माता पिता के दरवाजे पर तो तूने हमेशा ही इन दुख काटे हैं, पर भगवान ने जब तेरी किस्मत सोने की कलम से लिख दी तो अब तू ये सब क्यों करेगी? बिल्कुल सही भाग्यवान बेटा, अब तुम्हें इतना परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में गांव की ही किसी के हाथों लकड़ियां भिजवा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, और आप भी जल्दी आ जाइएगा, बहुत ठंड है। हाँ पिताजी, जल्दी आइएगा, सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुस्कुराते हुए किशोर वहां से चला जाता है। कविता अंदर चली जाती है। रेशमा अपना काम खत्म कर ही रही होती है कि पड़ोस की कुछ औरतें वहां उससे बातें करने आ जाती हैं। सब कविता की शादी की खबर से हैरान थे। कविता नदी किनारे पानी भरने जाती है। नदी की लहरों में उसे उसके सुनहरे भविष्य की झलकें दिख रही होती हैं। इतने में वहां एक व्यक्ति आता है। जी सुनिए, आप ही कविता है? पर मैं रौनक, नरेन का दोस्त हूँ। नरेन का नाम सुनकर कविता थोड़ी शर्माती है, पर हैरानी थी कि उसका दोस्त यहाँ क्यों, कि इतने में उसने खुद अपने आने की वजह बता दी। आप सोच रही होंगी ना कि मैं ये कैसे और क्यों ये खत देने आया हूँ। खत? पर भाभी, अभी आप कुछ ज्यादा पूछिए मत, नरेन ने ही दिया है, वो खुद आया है। वो देखिए, गाड़ी में बैठा। कविता नजरें उठाकर देखती है, गाड़ी से एक हल्की शर्म वाली मुस्कान चेहरे पर लिए नरेन बैठ होता है। वो आपको कुछ कहना चाहता था, पर आपसे भी ज्यादा शर्मा रहा है। आप ये खत पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा भाभी। मैं चलता हूँ, कोई देखेगा तो 10 सवाल करेगा। रौनक वहां से चला जाता है और गाड़ी में बैठ दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कविता का ध्यान खत पर जाता है। उसे थोड़ी घबराहट होती है कि आखिर खत लिखने की क्या वजह आ गई। वो घबराते हुए अपने घर जाती है। माँ कुछ औरतों से बात कर रही होती है, तो वो चुपचाप अंदर जाकर खत पढ़ने लगती है। सुबह से शाम हो रही है, सो नहीं पा रहा। सुबह सुबह ऑफिस चला जाता हूँ। पापा की फैक्ट्री का भी काम सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कुछ सही से हो नहीं पा रहा। वैसे आज काफ़ी काम किया, पूरा शहर घूमा, ये देखने की जब तुम आओ तो तुम्हें कहाँ कहाँ ले जा सकता हूँ। माँ पापा हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, पर मैं समझ नहीं पाता था
कि आखिर वो खुद से ज़्यादा मेरे लिए क्यों सोचते हैं। पर समझ रहा हूँ, जब से तुमसे मिलकर आया हूँ बस तुम्हारे लिए सोचता हूँ। प्यार में ऐसा ही होता है ना, और तुमसे प्यार हो गया शायद। मुझे नहीं पता ये कैसा उत्साह है, पर अब जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि जिस तरह माँ पापा के ऊपर गर्व करती है वैसे ही तुम्हें भी अपने पति पर नाज हो। मुझे नहीं पता कि मुझे ये खत लिखनी चाहिए थी या नहीं, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे अपने मन की बात कहनी थी और इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता समझ नहीं आया। तुम्हारा नरेन। दोनों तरफ एक अनकही सी खुशी है, दोनों के मन में एक सपना है। छोड़ी की खनक में और ऐसे ही दिन बीतता है। आप भी जल्दी आ जाइएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन विदाई का समय आते ही सबकी आंखें भर आईं। सरिता रोते हुए बोली, बेटा, अब वही तेरा नया घर है। वहाँ सबका सम्मान करना, सबकी बात मानना, सास को हमेशा माँ की तरह मानना और पति का साथ देना। माँ, आपने जो संस्कार दिए हैं वही निभाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कभी आपको शिकायत का मौका न मिले। खुश रहना बेटा, बस यही चाहता हूँ। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। पापा, आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। उन्होंने ली है नई सी करवट, कल तक थी जो इस आंगन की रानी, आज बनेगी किसी घर की कहानी। मिट्टी की खुशबू संग ले जाएगी, बचपन की